नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। हॉर्मुज पर फिर से हमला हुआ। एक जहाज पर हमले के बाद अब हर कोई यही सोच रहा है, क्या एक बार फिर से हॉर्मुज बंद हो जाएगा, फिर से वही स्थिति बन जाएगी जो डील साइन करने से पहले हुई थी। क्या इसका असर एक बार फिर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है? क्या तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे? ऐसे ही सभी सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है और आपके जहन में भी है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हॉर्मुज पर हमला हुआ है और जिस जहाज पर हुआ है वो जहाज सिंगापुर का था, एक कार्गो शिप था जिसके ऊपर हमला हुआ। अब जब हमला हुआ तो उसके बाद सवाल खड़े हुए कि आखिरकार ये हमला क्यों और किस वजह से हुआ है, कौन ये हमला कर सकता है। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ईरान की ओर से बयान आ रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज पर जो हमला हुआ है उसको लेकर अमेरिका की ओर से क्या कहा गया। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि ओमान की खाड़ी में जिस सिंगापुर के कार्गो जहाज पर हमला हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान है, और ईरान की IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसी की ओर से इस जहाज पर हमला किया गया है। ये अमेरिका की ओर से बताया गया है। अब ईरान की ओर से जो बात कही गई है उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। ईरान की जो IRGC है उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भले ही खोल दिया गया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज निकलते हैं, जो भी जहाज हॉर्मुज से निकलते हैं यहाँ से, उन्हें जो रास्ता IRGC यानी ईरान की ओर से बताया जाएगा उसी रास्ते पे जाना है। अगर वो ईरान के तय हुए रास्ते को नहीं मानेंगे तो फिर उनके ऊपर हमले होंगे। तो ये चेतावनी IRGC की ओर से दी गई है और यही वजह है कि अमेरिका ने कहा है कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान है। अब बात आती है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। इसकी भी एक वजह है। एक बयान आया था, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, और जिस व्यक्ति से आया वो भी अपने आप में कई मायने रखता है। बयान क्या आया था? ये बयान है, ईरान के सांसद हैं बहनाम सईदी। अब बहनाम सईदी कौन है पहले ये समझ लीजिए। बहनाम सईदी है ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सेक्रेटरी। अब जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनकी ओर से बताया गया कि जो IRGC है वो कभी भी अपना कब्जा हटाने नहीं जा रही है हॉर्मुज के ऊपर से, या फिर जो उसका दबदबा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनका मानना है कि जो बदलाव हो चुके हैं इस वक्त सुरक्षा को लेकर या फिर अपने दबदबे को लेकर, जो बदलाव हो चुका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर, उसे अब और नहीं बदला जा सकता है। वो स्थायी रूप से हो चुका है। यानी कि ईरान का जो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कब्जा है या फिर उसने जो माइंस बिछा के रखे हुए, जो उसने अपनी तैनाती कर रखी है, उसको वो वापस नहीं लेने जा रहा है। जिसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो ईरान कहेगा वो हर जहाज को मानना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर हमले हो जाएंगे, जैसा कि हमला हुआ एक सिंगापुर के जहाज पर। साथ ही उन्होंने कहा है कि फरवरी 28 से पहले की जो स्थिति थी वो तो अभी कभी वापस लौट नहीं सकती है। अब देखिए, यहाँ पर विरोधाभास है। अमेरिका की ओर से डील में साफ कहा गया है कि एक बार फिर से 28 फरवरी से पहले जैसे हालात बनाने होंगे अगर इस डील को जमीन पर उतारना है, इसको स्थायी रूप से शांति के लिए आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ईरान की अगर सिक्योरिटी कमेटी के जो इतने बड़े पदाधिकारी हैं, बहनाम सईदी, अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और उसके बाद देखिए वास्तविक तौर पर भी हमला करके IRGC ये जता भी रहा है कि ओमान की खाड़ी में कोई भी जहाज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए निकल रहा है तो उसे वही रास्ता चुनना है या उसी रास्ते पर जाना है जो ईरान बताए, तो ऐसे में अपने आप में साफ हो जाता है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने कब्जे को हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब ये चुनौती है अमेरिका के लिए। अब UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ओर से भी एक बयान आया है। UAE के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं, इनका नाम है अनवर गरगाश। अनवर गरगाश एक सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, रणनीतिकार भी हैं, और UAE के प्रेसिडेंट यानी कि शेख जायद अल नाहन के कह सकते हैं कि सलाहकार हैं और उनको कूटनीतिक तौर पर पॉलिटिकली सब सलाह देते हैं। इनकी ओर से कहा गया है कि जो आक्रामकता दिखाई जा रही है पड़ोसी मुल्क या खाड़ी देश की ओर से, ईरान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था है जो थोपी जा रही है लोगों पर।
ये व्यवस्था वो स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे फिर इराक हो या कुवैत हो, जो भी पर्शियन गल्फ में देश मौजूद है, सऊदी अरब हो, वो क्यों मानने जाएंगे किसी एक देश के दबदबे को स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर? क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये तो सभी के लिए है, यहाँ पर कोई भी देश अपना दबदबा नहीं रख सकता है, आधिपत्य नहीं रख सकता है। और ये बात यूएई की ओर से साफ तौर पे कहा गया है। बड़ी बात यह है कि यूएई की ओर से जो बात कही जा रही है वो क्या बताता है या किस ओर इशारा करता है? वो इशारा ये करता है कि इस वक्त जो पूरा का पूरा गल्फ है या फिर जो खाड़ी के तमाम देश हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जो डील में एक तरह से रियायत दी जा रही है ईरान को, क्योंकि उनके भी बहुत सारे मसले हैं जो इसमें होने चाहिए थे, जिसमें एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, इस पर कोई टोल नहीं लग सकता है, कुछ नहीं लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद तो हमला हुआ है ना। उसके बावजूद भी ईरान की जो IRGC है वो इस पर अपना दावा कर रही है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त खाड़ी के देशों के दौरे पर हैं। जाहिर सी बात है कि डील होने के बाद वो गए हैं अपने तमाम जो साथी देश हैं उनको समझाने के लिए, बताने के लिए आखिरकार डील में क्या हुआ, डील में उनके भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो अमेरिकी विदेश मंत्री जब गए खाड़ी देशों को, उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपके सभी जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी बातें हैं, हम उनको समझते हैं। आपकी सुरक्षा को लेकर, आपके साथ ही साथ व्यापार को लेकर जो भी समस्या है या जो भी आपके हित है उनको हम ध्यान में रखेंगे, आपको हितों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन इस बीच जो विदेश मंत्री हैं खाड़ी देशों के, उन्होंने साफ तौर पर मार्को रूबियो को एक बात कही है। और क्या कहा उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि खाड़ी के देशों में या फिर खाड़ी के इस पूरे गल्फ एरिया में अगर स्थायी रूप से शांति है, उसके लिए आपको दो काम करने होंगे। पहली क्या है? पहली है प्रॉक्सी और मिसाइल। जो प्रॉक्सी और मिसाइल का जिक्र किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रॉक्सी और मिसाइल का मतलब हो जाता है ईरान के जो प्रॉक्सी है इसमें से जो खाड़ी के देश हैं और ख़ास तौर पे जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक तरफ जो जूझ रहा है उसमें एक है इजराइल यानी लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला और साथ ही साथ गाज़ा में मौजूद हमास। ये दो प्रॉक्सी हो गए जो लगातार ईरान के चलते इजराइल के साथ भिड़े रहते हैं और इस मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं एक तनाव बना रहता है। स्थायी रूप से यहाँ पर शांति आ नहीं पा रही है। इसके लिए पहले प्रॉक्सीज को रोका जाए या फिर उनको हथियार डालने के लिए कहा जाए, और ऐसा इजराइल भी कह रहा है। इजराइल के साथ भी लगातार तो अभी भी जो सीज फायर है वो कभी भी टूट सकती है, क्योंकि इजराइल ने साफ कहा है कि हम अपनी सेना को ना सीरिया से वापस बुलाएंगे और ना ही हम गाजा से बुलाएंगे और ना ही हम लेबनान से बुलाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं कि पहले हमास को हथियार डालना होगा, हिजबुल्ला को भी हथियार डालना होगा, और साथ ही कुछ जो प्रॉक्सी सीरिया में काम कर रही हैं ईरान समर्थित, उनको भी हथियार डालना होगा। तो अपनी सुरक्षा के लिहाज से वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन अमेरिका की ओर से कहा गया है कि लेबनान के साथ जो इजराइल की बातचीत हो रही है वो अच्छी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात एक ही है लेबनान और इजराइल को लेकर कि लेबनान के जो सेना है वो लड़ नहीं रही है इजराइल के साथ, लड़ाई तो हिजबुल्ला कर रहा है ना। और हिजबुल्ला तो एक उग्रवादी संगठन है जिसका कोई लेना देना नहीं है सरकार से, लेकिन सरकार के अंदर उनका दखल इसलिए है क्योंकि बड़े हिस्से में उनकी आबादी रहती है और उनके सांसद भी हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक उग्रवादी संगठन है जिसके साथ लड़ाई हो रही है। लेबनान की सेना लड़ नहीं रही है यहाँ पर इजराइल के साथ आके। बहरहाल दूसरी प्रॉक्सी जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है मिडिल ईस्ट के देशों के हिसाब से, उसमें आते हैं जो इराक में मौजूद हैं और साथ ही साथ कुछ जो सीरिया में मौजूद हैं, और एक तो है हुतियों की वजह से सऊदी अरेबिया लगातार परेशान रहा है और अभी भी परेशान है। और दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पर मिसाइल्स, क्योंकि मिसाइल्स के ज़रिए ही लगातार आप समझ सकते हैं कि जो तमाम गल्फ़ के देश हैं उनको लगता है कि ईरान कभी भी उनके ऊपर हमले कर सकता है। उनके चाहे वो रिफाइनरीज हो, उनके बंदरगाह हो, और साथ ही साथ उनके जो रिफाइनरीज हैं, तेल के कुएँ हैं, उनको निशाना बना सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं। तो ये मिसाइल की जो ताकत है इसे भी ख़त्म किया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो गल्फ के देशों ने मुद्दा उठाया प्रॉक्सीज का और मिसाइल का, ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए भी उतना ज़रूरी है। इजराइल ने भी कहा था कि इस डील में उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। पहली चीज़ है कि प्रॉक्सीज को लेकर एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए कि उन्हें किस तरह से या तो ख़त्म किया जाए या फिर उनको हथियार डालने के लिए मजबूर किया जाए। दूसरा है यहाँ पर मिसाइल्स को भी नियंत्रित करना होगा।
लेकिन दोनों ही मसले पर, ये दोनों ही जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो इजराइल का भी कंसर्न है और खाड़ी देशों का भी कंसर्न है, वो ईरान ने इस पर कोई भी हामी नहीं भरी है। और साफ तौर पे तो ईरान की ओर से कहा गया कि मिसाइल का तो मुद्दा है ही नहीं। मसूद पेजिशकियान ने खुद कहा है कि मिसाइल का जो मुद्दा है वो तो था ही नहीं इस डील में कहीं है ही नहीं। बहरहाल इस वक्त अमेरिका के सामने ये जो अपनी बात है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था, उनका जो कंसर्न था, वो रख दिया गया है। अब आगे इस पर अमेरिका को काम करना होगा। और साथ ही साथ रूबियो ने एक और चेतावनी दी जब उनसे बोला गया कि अब देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो यहाँ पर इतनी परेशानियाँ शुरू हो गई हैं। अब यहाँ से ईरान ये कह रहा है कि जब तक हम जिस रास्ते से बता रहे हैं उस रास्ते से अगर ना जाए तो उस पर हमला होगा। दरअसल हुआ ये है कि पिछले दिनों कई सारे जो जहाज़ हैं, देखिए अगर हम देखा जाए तो 23, 24, 25 ये 3 दिन हैं। पिछले 3 दिन में जो डेटा आया उसके हिसाब से 57 जहाज़ निकले हैं। कुल 57 जहाज़ है हॉर्मुज़ पार कर चुके हैं। हॉर्मुज़ इन्होंने पार किया है। अब इन्होंने जो इस हॉर्मुज़ को पार किया है 57 देशों ने, 57 माफ़ कीजिएगा, जो 57 जहाज़ इन्होंने पार किया है। अब इन्होंने जो रूट लिया है उसमें से बताया जा रहा है बहुत सारा ऐसे रूट था जो रूट था ओमान के साथ। ये ओमान है, एक बार मैं आपको ज़रा समझा दूँ, थोड़ा मैप, हाँ ये समझ में आएगा। ये आपको ओमान नज़र आ रहा है, ये ओमान है और ये ईरान है। अब जो जहाज़ आ रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने यहाँ पर सीधा ओमान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इलाका है, जो बिल्कुल ओमान के सीमा के साथ सटा हुआ है, उस जगह से निकाली। और जब ओमान के इस हिस्से से ये जहाज़ निकल रहे थे, ये कहीं ना कहीं ईरान को पसंद नहीं आया। ईरान को लगा कि ये तो हमने जो कहा है, हमने जो चीज़ें बताई है, उसकी अनदेखी की जा रही है। और अगर ओमान के ही रास्ते का निकलना शुरू हो जाएंगे, जो टोल लेने की बात कर रहे हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सर्वा हैं, उसको ठेस पहुंचती है। तो यही वजह है कि जो जहाज़ों को लेकर यहाँ से निकलने की बात हो रही है, उसमें ईरान ने तो हमला भी कर दिया, लेकिन साथ ही अमेरिका ने चेतावनी दी कि टोल को किसी लिहाज से मंजूर नहीं किया जाएगा, टोल तो ले ही नहीं सकते। और साथ ही उन्होंने एक और अहम बात कही है अमेरिका ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम ये डील करेंगे, ऐसा नहीं है, नॉट इन एनी प्राइस कि हम डील करें। जो शर्तें तय हुई हैं उसी के हिसाब से ये डील होगी। ईरान कहीं से भी ना समझे कि भाई किसी भी कीमत पे हम डील करने के लिए तैयार हैं और वो अपनी शर्तों को बढ़ाते जाएं और अमेरिका को और दबाव में लाने की कोशिश करते जाएं। होता नहीं कि दबाव डालने, आपने बात हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहेगा, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर हमला कर दे रहे हैं। इसके अलावा ओमान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कभी भी टोल नहीं लिया जाएगा, साफ कर दिया गया ओमान की ओर से। ईरान भले कुछ भी कहे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान और ओमान के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। जो अगले 60 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर किस तरह से यहाँ पर जहाज़ों की आवाजाही होगी, इसको लेकर बातचीत की शुरुआत हो गई है और बहुत ही जल्द एक खाका तैयार भी हो जाएगा, लेकिन जिसमें ओमान ने पहले कह दिया है कि हम किसी भी तरह से टोल तो वसूलने नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो स्थिति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसमें आप कह सकते हैं कि जहाज़ों की आवाजाही हो रही है। भारत की करीब 30 जहाज़ निकल चुके हैं, 25 जहाज़ और निकलने वाले हैं। और पिछले 3 दिन में जो यूएन की ओर से बताया गया 57 जहाज़ निकल चुके हैं। लेकिन जो ये हमला हो गया है ओमान की खाड़ी पर, सिंगापुर के जहाज़ पर, इसने सवाल खड़े कर दिए कि क्या ईरान के अंदर भी जो IRGC है उसके अंदर भी कोई खेमा बना हुआ है? क्या वो जो कट्टरपंथी वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी लिहाज से ये डील पूरी हो जाए, ये डील हकीकत में ज़मीन पर आ जाए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। क्या आपको लगता है, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या एक बार फिर से बंद हो जाएगा? क्या ईरान की जो IRGC है एक बार फिर से हमला करके इस पूरे डील को क्या ख़त्म करने की कोशिश करें? आपकी क्या राय है? हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।